हेलो स्टूडेंट, आज हम तैयार करने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और मेरा नाम है रंजीत सिंह चौहान। और आज मैंने जो टॉपिक आप लोगों के लिए उठाया है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या है टॉपिक? टॉपिक है आपका लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिस्ट्री में कंपाउंड को बनने के लिए यही लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन लॉज के थ्रू आप ये जानते हैं कि एक कंपाउंड जो है वो किस तरीके से फॉर्म होता है, किन किन एलिमेंट का क्या क्या मास होकर वो कंपाउंड बनता है, कितनी कितनी परसेंटेज में एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तब जाके वो कंपाउंड बनता है। तो ये सारी बातें जो है वो गवर्न की जाती हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के द्वारा। तो चलिए आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ध्यान देंगे, हेडिंग है हमारे पास लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। चलिए, तो ये है आपका हेडिंग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कुल मिला के आपके सिलेबस में 6 लॉज है केमिकल कॉम्बिनेशन के, जिनमें फर्स्ट लॉ है वो है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए, इन लॉज के बारे में एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये लॉ आपके हर जगह पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि ये लॉ है बहुत समय पहले दिए जा चुके थे। तब हमारी जो है केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, लेकिन जब और ज़्यादा स्टडी आगे बढ़ी तो ये लॉ जो है बहुत सारी जगह पर फॉलो नहीं होते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, जो हम पढ़ेंगे आगे जाके, E=mc², उस जगह पर फॉलो नहीं होता है। तो आप ये ना सोचें कि ये लॉ जो है वो फॉलो नहीं हो रहे हैं तो ये लॉ गलत होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं इन लॉ को। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ हमें बताता है कि द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द total mass of product। कई बुक्स में आपको जो है इस लॉ के बारे में ये भी लिखा मिलेगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed। यानी कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास हमें बताता है कि जितना मास रिएक्टेंट साइड का होता है उतना ही मास जो है प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है उसका भी उतना ही मास होगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास 2 रिएक्टेंट है, एक A और दूसरा B। इन दोनों ने कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाया C। तो हमने माना कि A का मास अगर 20 ग्राम है और B का मास 20 ग्राम है, तो जो C फॉर्म होगा उसका टोटल मास जो है वो 40 ग्राम होगा। तो ये बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आपके आएंगे? सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन में उठाता हूं। क्वेश्चन है आपके पास, सपोज वी हैव 2 reactant A and B which have mass 50 gram and 40 gram respectively।
ऑन कंबाइनिंग या ऑन रिएक्टिंग लिख सकते हैं इसको, ऑन कंबाइनिंग दे फॉर्म टू प्रोडक्ट सी एंड डी, दो प्रोडक्ट फॉर्म किए उन्होंने सी एंड डी, whose mass is 40 ग्राम, जिसका एक का मास सपोज के यहाँ पर जो है हम सी का मास ले लेते हैं, सी मास इज 40 ग्राम, देन फाइंड द मास ऑफ डी। तो आपको बताना है कि डी का मास कितना होगा। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है इसमें। तो हमने ले लिया ए प्लस बी, वो कंबाइन होके जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं सी और डी, और ए का मास कितना दिया गया है आपके लिए, वो दिया गया है 50 ग्राम, और बी का मास दिया गया है 40 ग्राम, और जो सी फॉर्म हो रहा है उसका मास दिया गया है 40 ग्राम, और आपको डी का मास पता करना है। तो लैग कर लिया मैंने, डी का मास एक्स है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास आपको बताता है, क्या बताता है कि ये दोनों का जो मास होगा वो टोटल मास जो है वो इस प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। तो मैंने लिख लिया 50 ग्राम प्लस 40 ग्राम, तो ये बराबर होना चाहिए किसके, 40 ग्राम प्लस x ग्राम। तो ये टोटल कितना हो गया, 90 ग्राम इक्वल टू 40 ग्राम प्लस x, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस का 40, देन x इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 50 ग्राम। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई, वो निकल के आई आपके पास 50 ग्राम। तो ये बहुत ही बेसिक का क्वेश्चन जो है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आ सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं लेना चाहूँगा जो कि इस टॉपिक का बहुत ही टफेस्ट टाइप का क्वेश्चन माना जाता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना पड़े इसको। क्वेश्चन है 1.5 ग्राम ऑफ C2H6, C2H6 बोले तो इथेन, क्या नाम है इसका नाम है इथेन। ऑन कंप्लीट कंबशन गिव 4.4 ग्राम ऑफ CO2, क्या देता है वो, 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2.7 ग्राम ऑफ H2O, क्या देता है 2.7 ग्राम ऑफ H2O। तो आपको क्या करना है क्वेश्चन में, शो दैट द रिएक्शन ओवेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपको ये बताना है कि क्या ये जो रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए आपको लिखनी होगी इस क्वेश्चन के रिएक्शन। तो क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, C2H6 क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब कंबशन होता है तो जो मेनली 3 प्रोडक्ट ही देता है आपको, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर और तीसरा है हीट एनर्जी। तो लिखते हैं इस रिएक्शन को, C2H6 कंबशन के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है, तो O2 रिएक्ट कर गया, यहाँ बना आपके पास CO2, यहाँ बना आपके पास H2O और निकली हीट। क्या निकली, हीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देख रहे हैं कि रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है। अब इस रिएक्शन को जो है हम बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ देखेंगे C2 है और यहाँ पर जो है C एक ही है। रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो रिएक्शन की बैलेंस करने के लिए क्या होगा, यहाँ लगा देंगे हम 2, यहाँ लगा देंगे हम 4, यहाँ लगेगा 7 और यहाँ लगेगा 6। कुछ इस प्रकार से रिएक्शन आपकी जो है ये बैलेंस होगी। देखिए 6 2 12 हाइड्रोजन, 6 2 12 हाइड्रोजन, कार्बन यहाँ पर देखिए 4 है, कार्बन यहाँ पर भी 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने 14 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं 14 है। ओके, ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। देखिए जिसको रिएक्शन बैलेंस करनी नहीं आती है वो रिएक्शन को बैलेंस करना भी सीखे। आगे बढ़ते हैं। ईथेन आपको कितनी दे रखी है वेट में, ये दे रखी है आपके पास 1.5 ग्राम। ऑक्सीजन का वेट नहीं दे रखा है आपको। कार्बन डाइऑक्साइड का जो वेट है वो दे रखा है 4.4 ग्राम और वाटर का जो वेट है वो दे रखा है 2.7 ग्राम। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आप समझें कि जब
C2H6 के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर थे, तो उस समय इसको जो है 7 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी, जिससे 4 मॉलिक्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म हो रहे थे और 6 मॉलिक्यूल जो है वो वाटर के फॉर्म हो रहे थे। ठीक है, और एक का जो वेट है वो आपका कितना है, 1.5 ग्राम है। तो इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला जो हमें लगाना होता है, क्लास 9th में हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हम क्यों निकाल रहे हैं, देखिए समझिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम क्यों निकालें। सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हम लगाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास, यानी कि m यानी कि गिवन मास और कैपिटल M यानी कि मोलर मास। तो गिवन मास कितना है आपके पास, गिवन मास है इथेन का आपके पास 1.5 ग्राम। देखिए अभी हम बताएंगे कि हमने यही फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल किया, 1.5 ग्राम। मोलर मास C2H6 यानी कि इथेन का जो मोलर मास होता है वो होता है 30। उम्मीद करता हूँ मोलर मास सभी को निकालना आता होगा। कार्बन का एटॉमिक मास जो है 12 2 जा 24 और हाइड्रोजन का 1 और 6 एटम है, तो 24 + 6 हो गया आपके पास 30। तो ये जो है आपके पास वो आएगा 1.5 अपॉन 30, पॉइंट आएंगे तो 0 यहाँ बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 बन जाए 15 और 15 2 जा 30 और 0। तो ये वैल्यू हो गई 1/20 मोल्स जो है आपके यहाँ पर आ रहे हैं। तो इन 1/20 मोल्स के लिए जो है यहाँ पर कितने आपके पास जो 1.5 ग्राम में जो मोल्स हैं आपके पास वो कितने हैं, 1/20 मोल्स हैं आपके पास। लेकिन यहाँ पर इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 है, 2 मोल्स हैं यहाँ पर। तो 2 मोल्स ऑफ ईथेन, 2 मोल्स ऑफ ईथेन रिक्वायर्ड 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ध्यान समझना कि जब यहाँ पर 2 मोल थे ईथेन के, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने चाहिए होते थे, 7 मोल चाहिए होते थे ऑक्सीजन को। समझिए क्वेश्चन को फिर से, जब हमारे पास ईथेन के 2 मोल थे तो ऑक्सीजन के 7 मोल की आवश्यकता होती थी। लेकिन अब हमारे पास ईथेन के कितने मोल हैं, ईथेन के मोल है केवल हमारे पास 1/20 मोल। ठीक है, तो हमें ऑक्सीजन कितनी चाहिए होगी ये पता लगाना है हमें। इसके लिए हमने जो है नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया था। तो हम ध्यान देंगे तो 2 मोल्स के लिए ईथेन की रिक्वायर्ड होती थी 7 मोल्स की। तो 1 मोल ऑफ ईथेन रिक्वायर्ड, तो 1 मोल ईथेन के लिए कितनी आवश्यकता पड़ेगी, तो 1 मोल के लिए आवश्यकता पड़ेगी 7/2। तो 1 मोल के लिए कितने जो है 1 मोल ऑफ ईथेन रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन लिख लें यहाँ पर, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 7/2। ठीक है, तो इतने मोल्स के लिए कितने चाहिए, तो 1/20 मोल्स ऑफ ईथेन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। कितनी ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगी 1/20 मोल्स को, तो 1/20 मोल्स को आपको जरूरत पड़ेगी 7/2 मल्टीप्लाई 1/20। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 7/40। तो ऑक्सीजन कितने चाहिए, ऑक्सीजन के मोल्स हमें चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो गए आपके पास 7/40। अब ठीक है, तो 7/40 जो मोल्स हैं ऑक्सीजन के, क्या हम इससे ऑक्सीजन का मास नहीं निकाल सकते हैं, क्या हम इससे ऑक्सीजन का मास निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, n = स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m यानी कि गिवन मास जो कि हमें निकालना है, कैपिटल M यानी कि मोलर मास, और नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम रख देंगे 7/40 = स्मॉल m पर निकालना है। मोलर मास ऑक्सीजन कितना होता है, वो होता है आपके पास, एक ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो होता है 16, और क्योंकि मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 32। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास मास की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी जाके आपके पास 56, यानी कि मास कितना हो गया आपके पास, ऑक्सीजन का मास कितना आया 56, सॉरी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 5.6 ग्राम। कितना आएगा 5.6 ग्राम। सॉल्व करके देखना इसको, इसका मास आएगा आपके पास 5.6 ग्राम। तो अब आपको ये कहना था, क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या ये लॉ जो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है।
तो जाहिर सी बात है अगर इन दोनों का सम जो है, इन दोनों के मास का सम जो है इन दोनों के मास के सम के बराबर आता है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं। तो आइए चेक करते हैं। 1.5 प्लस 5.6 ग्राम इक्वल टू 4.4 प्लस 2.7 ग्राम। चेक करते हैं, ये हो गया 6 और 5 11, 5 1 6 और 1 7, 7.1 ग्राम हो गया। यहाँ सॉल्व करेंगे 7 और 4 1 11, यानी कि 4 2 6 और 1 7, 7.1 ग्राम, यानी कि ये क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। मैंने आपको बता दिया नंबर ऑफ मोल्स हमने क्यों निकाले थे। पहले नंबर ऑफ मोल्स हमने इसलिए निकाले ताकि हम इसका ऑक्सीजन का मास पता कर पाएँ, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हम क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m यानी कि गिवन मास जो आपको दिया जा रहा हो, और कैपिटल M यानी कि मोलर मास। और मोलर मास निकालना आप लोग जानते ही होंगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। चलिए सेकेंड लॉ की तरफ। दूसरा जो लॉ आता है हमारे पास, दूसरा लॉ जो है वो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट जो लॉ है हमारा वो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। कौन सा लॉ है, वो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। कई बुक्स में स्टूडेंट्स जो है इस लॉ को लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी कहा गया है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, एक ही बात है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ये एक ही बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लॉ को। ये लॉ क्या बताता है, डेफिनेशन लिखते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a compound is obtained from different resources या different sources, from different sources, but the ratio of each compound remains same, that is it does not depend on where it is obtained। ये लॉ हमें ये बताता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक कंपाउंड जो है वो कहाँ से और कैसे बना है, अगर उसके जो है रेशियो फिक्स है तो वो कंपाउंड भी फिक्स्ड होगा। यानी कि वो कंपाउंड हमेशा फिक्स तब रहेगा जब उसके अंदर जो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं वो अगर फिक्स रेशियो के साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो वो कंपाउंड भी हमेशा फिक्स्ड होगा। यानी कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कंपाउंड हमने किस मेथड के थ्रू बनाया है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, सिंपल सा एग्जाम्पल है ये। मैंने 3 तरीके के वाटर कलेक्ट किए हैं। पहला है रेन वाटर, दूसरा है टैप वाटर, और तीसरा है आपका सी वाटर। क्या है? तीसरा है सी वाटर। रेन वाटर का भी फॉर्मूला है H2O, टैप वाटर का भी फॉर्मूला है H2O, सी वाटर का भी फॉर्मूला क्या है? H2O। भले ही इनके स्वाद में जो है अंतर होगा, लेकिन सभी का फॉर्मूला कैसा होगा? फिक्स होगा, H2O होगा। रेन वाटर का भी, टैप वाटर का भी और सी वाटर का भी। रेशियो की अगर मैं बात करूं तो ये रेशियो जो हम देख रहे हैं कि इसमें 2 एटम अगर हाइड्रोजन के हैं तो एक एटम जो है ऑक्सीजन का है। अगर इसी रेशियो में अगर ये कंबाइन हो रहे हैं तो बनने वाला कंपाउंड हमेशा कैसा होगा? वो वाटर ही होगा। तो यहाँ बात कर लेते हैं 2:16, यानी कि 1:8। इसका भी रेशियो क्या आएगा? 1:8। इसका भी रेशियो क्या आएगा? 1:8। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा हमें कि हमने वो वाटर कहाँ से एकत्रित किया है, कहाँ से हमने कलेक्ट किया है। तो हमने देखा कि सबका रेशियो कैसा है? फिक्स है। तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमको यही बात बताता है। दूसरा एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको एक, कि सपोज कीजिए मैंने बनाया है सल्फर डाइऑक्साइड। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने के लिए मैं सल्फर डाइऑक्साइड को ऐसे बना सकता हूँ, सल्फर प्लस ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। एक तरीके से और बना रहा हूँ मैं, अगर मैं
Na2SO3 की रिएक्शन जो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ में करा देता हूँ, तो मेरे पास जो है Na2SO4 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी सल्फर डाइऑक्साइड बना है, यहाँ पर भी सल्फर डाइऑक्साइड बना है, लेकिन मेथड दोनों क्या है, अलग अलग है। लेकिन अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 32:32, यानी कि 1:1, और इसका भी रेशियो क्या आएगा, 1:1। सल्फर का एटॉमिक मास क्या होता है, 32, ऑक्सीजन का 16 × 2 यानी कितना हो गया, 32। तो 1:1 यहाँ पर भी है, 1:1 यहाँ पर भी है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमने वो कंपाउंड कहाँ से बनाया है, किस मेथड से बनाया है, उसके अगर रेशियो फिक्स है तो बनने वाला कंपाउंड भी कैसा होगा, फिक्स्ड ही होगा। यही बताता है आपको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। चलिए एक एग्जांपल न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं इसका। न्यूमेरिकल हमको दे रखा है, सपोज कीजिए कि मेरे पास 6.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन बर्निंग, क्या किया गया है, इसको बर्न किया गया है, ऑन बर्निंग विद ऑक्सीजन yield 0.4030 ग्राम MgO। यानी कि मैंने क्या किया है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 6.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बर्न किया गया है ऑक्सीजन के साथ में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है आपके पास 0.4030 ग्राम। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है, सेकंड एक्सपेरिमेंट में किया गया है कि 0.182 ग्राम मैग्नीशियम ये भी बर्न किया गया है विद ऑक्सीजन। तो ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है 0.302 ग्राम MgO। देखिए दो हमारे पास जो है मेथड है। पहला एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया है, 6.243 ग्राम मैग्नीशियम को हमने बर्न किया ऑक्सीजन के साथ में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है 0.4030 ग्राम। और दूसरे में हमने एक्सपेरिमेंट में क्या किया है, 0.182 ग्राम मैग्नीशियम बर्न किया है ऑक्सीजन के साथ में, तो हमें मिला है 0.302 ग्राम MgO। तो आपको ये बताना है कि इज दिस फॉलो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, क्या ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर भी MgO बन रहा है, यहाँ पर भी MgO बन रहा है, लेकिन ये हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमने ले लिया एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। पहले क्या किया है इसमें एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में कि मैग्नीशियम की रिएक्शन करा दी किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बना MgO। तो इस वाली रिएक्शन में क्या है आपके पास, यहाँ 2 MgO है, यहाँ भी 2 MgO होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना मास दे रखा है, 6.243 ग्राम। यहाँ पर MgO कितना बना, 0.4030 ग्राम। तो ऑक्सीजन का मास कैसे पता करेंगे, तो वही तरीका कंजर्वेशन ऑफ मास वाला। यहाँ x मान लिया हमने 6.243 प्लस x इक्वल टू हो गया हमारे पास 0.4030 ग्राम। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू होगा हमारे पास 0.4030 ग्राम माइनस का 6.243 ग्राम। तो ये हमारे पास कितना हो गया, इसको हम माइनस करके लिखते हैं। तो जब हमने इसको माइनस किया, ये हो गया 0.4030 ग्राम माइनस का 0.243 ग्राम। तो हमने ये पाया कि x की वैल्यू जो आई है वो आई है 0.160 ग्राम। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0.160 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी आ गई, 0.160 ग्राम। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई किसकी, ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर ले सकते हैं हम 0.160 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम देखेंगे कि MgO जो है वो बन रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रेशियो से। तो मैग्नीशियम कितने ग्राम लिया था यहाँ पर, तो मैग्नीशियम लिया था यहाँ पे 0.243 इस टू रेशियो 0.160 ग्राम क्या मिला हमें, ऑक्सीजन। इन दोनों का जब रेशियो आएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.51 करके कुछ वैल्यू आएगी। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू इतनी ही आएगी। ठीक है, तो इन दोनों को जब हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास जो रेशियो जब निकाला तो हमारे पास वैल्यू आई इतनी। तो
तो फर्स्ट रेशियो की जो वैल्यू आई है वो 1.51। अगर यही वैल्यू जो है सेकंड वाले की भी एक्सपेरिमेंट की भी अगर आ रही है तो वो हमारा जो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको। इसमें भी हमने क्या लिखा है, मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रही है और क्या बना रही है, MgO बना रही है। मैग्नीशियम की यहाँ पर वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर मैग्नीशियम की वैल्यू देखिए 0.182 ग्राम और ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, ऑक्सीजन की भी हमें यहाँ पर वही तरीके से निकालनी होगी। और मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना दे रखा है 0.302 इतना दे रखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो x की वैल्यू इसी तरीके से निकाल लेंगे 0.182 प्लस x इक्वल टू 0.302 ग्राम। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 0.302 माइनस का 0.182। तो x की वैल्यू जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगी 0.120। देखिए चेक कीजिए इसको, 2 में से 2 0 और आपके पास 10 में से 8 2 और 2 में से 1 1। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई 0.120 ग्राम, यानी कि ऑक्सीजन कितनी निकल के आई 0.120 ग्राम। अब वही हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्सीजन का जो है रेशियो ले लेंगे। मैग्नीशियम कितनी दे रखी थी यहाँ पर, वो दे रखी थी 0.182, ऑक्सीजन हमने कितनी निकाली 0.120। अगर इन दोनों के रेशियो की जो वैल्यू है कितनी आएगी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रेशियो की वैल्यू इसकी भी आएगी 1.51 ग्राम। तो दोनों वैल्यू एक जैसी आ रही है, इसका मतलब क्या है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड लॉ की तरफ, जो कि है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिए इस लॉ को बड़े ध्यान से देखना। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, लिखेंगे when two element combine to form more than one compound, then the different mass of one element which combine with fixed mass of other element bears a small whole number ratio to one another। समझिए इस लॉ को। when two elements combine to form more than one compound, अगर दो एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, और उन डिफरेंट कंपाउंड्स में एक एलिमेंट का मास क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, और दूसरे का मास रेगुलर चेंज होगा, और दूसरे एलिमेंट का मास जो है वो लगातार चेंज होगा, तो उन दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो कैसा आएगा, एक सिंपल होल नंबर और एक बहुत ही छोटा होल नंबर रेशियो आएगा। फिर समझ लीजिए कि अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर दो से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं तो उनमें से एक एलिमेंट का मास फिक्स रखा जाएगा और दूसरे एलिमेंट का मास जो है वो चेंज होगा, और जो चेंजिंग वाला जो एलिमेंट है उसका जो अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो सिंपल होल नंबर और एक स्मॉल होल नंबर रेशियो आएगा। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि सपोज कीजिए मेरे पास दो एलिमेंट है, वन इज कार्बन एंड सेकेंड इज ऑक्सीजन। अब इस कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके मैंने एक प्रोडक्ट बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड।
दूसरा मैंने जो है प्रोडक्ट बनाया कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके, वो भी बनाया मैंने कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से देखेंगे इसको, कार्बन और ऑक्सीजन मेरे पास दो एलिमेंट थे, इन दो एलिमेंट से कंबाइन करके मैंने दो कंपाउंड बनाए हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पर कार्बन का जो रेशियो है वो 12:16 है और यहाँ पर जो कार्बन का रेशियो है वो 12:32 है। तो दोनों ही रेशियो में हम देख रहे हैं कि एक एलिमेंट का जो मास है वो कैसा है, फिक्स्ड है। एक एलिमेंट का जो मास है वो कैसा है, फिक्स्ड है, और दूसरे एलिमेंट का मास क्या है, वो रेगुलर चेंज हो रहा है। तो इन एलिमेंट्स का जो रेशियो आएगा वो रेशियो कैसा आएगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। किसका, जो एलिमेंट चेंज हो रहे हैं, जिनके मासेस चेंज हो रहे हैं, उनका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो और एक स्मॉल होल नंबर रेशियो आएगा। देखिए कैसे आएगा, इसका रेशियो 32, इसका रेशियो 16, तो हमने क्या ले लिया 32:16। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 2/1 यानी कि 2:1 रेशियो आ गया इसका। एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मैंने फिर से दो एलिमेंट लिए, एक लिया मैंने सल्फर, दूसरा लिया मैंने ऑक्सीजन। अब सल्फर और ऑक्सीजन से मिलके मैंने जो दो कंपाउंड बनाए उनमें से एक था सल्फर डाइऑक्साइड और जो दूसरा कंपाउंड था मेरे पास वो मैंने बनाया सल्फर ट्राइऑक्साइड। SO3 एंड SO2 मैंने दो कंपाउंड बनाए। अब दोनों में मैं रेशियो की अगर मैं बात करूं तो रेशियो क्या है इसका, इन दोनों का जो इसका सल्फर और सल्फर यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है, तो जो है इसके मास चेंज नहीं हो रहे हैं। मास किसके चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है। तो इन दोनों के मासेस का जो मैं रेशियो निकालूंगा वो रेशियो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 48:32। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो रेशियो क्या आएगा, इसमें सॉल्व करने पर तो रेशियो आएगा 3:2। इसका रेशियो कितना आएगा, इसका रेशियो आएगा 3:2 रेशियो आएगा इसका। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। मेरे पास मैंने दो एलिमेंट ले लिए, एक मैंने ले लिया हाइड्रोजन, एक ले लिया ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक कंपाउंड मैं बना सकता हूँ वाटर, दूसरा कंपाउंड हो सकता है H2O2। अगर मैं इसकी रेशियो की बात करूँ तो इसका रेशियो जो होगा वो आएगा 1:8, मालूम है हमें। इसका जो रेशियो है वो आएगा क्या 2:32, यानी कि ये रेशियो क्या आएगा आपके पास 1:16। इसका रेशियो क्या आएगा 1:16। तो हम देख रहे हैं कि एक का जो मास है वो कैसा है, फिक्स्ड है, एक का मास कैसा है, फिक्स्ड है, और दूसरे का मास क्या है, वेरिएबल मास है। दूसरे का मास क्या है, वेरिएबल। तो जो वेरिएबल है उसके अगर हम आपस में रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो क्या करेगा, वो रेशियो आएगा सिंपल होल नंबर रेशियो, यानी कि ये आएगा क्या 16:8 का जो रेशियो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा 2:1। वो क्या आएगा 2:1 आपका जो है वो रेशियो आएगा। यानी कि ये लॉ क्या है, वेरिएबल वाले को का जो रेशियो आएगा वो क्या बताता है, वेरिएबल का जो रेशियो आएगा वो कैसा आएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। चलिए नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो लॉ है हमारे पास वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। चलिए इसको पढ़ते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली with a fixed mass of third element, then the ratio of masses in which they do so bears a small
whole number ratio, bears a simple small whole number ratio to the ratio of masses in which they themselves combine, चलिए समझते हैं इसको। ये क्या कह रहा है कि when two elements combine separately with a fixed mass of third element, यानी कि यहाँ पर दो अलग अलग एलिमेंट जो है वो एक तीसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन कर रहे हैं और उस तीसरे एलिमेंट का मास क्या है, फिक्स्ड है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है, और इससे पहले जो हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो हमने पढ़ा था, इन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में केवल दो एलिमेंट आते हैं और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में तीन एलिमेंट्स का यूज होता है। सेपरेटली विद ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट देन द रेशियो ऑफ मास इन विच दे डू सो, तो जिस मास के रेशियो में ये कर रहे हैं वो मास का रेशियो कैसा आएगा, वो आएगा सिंपल स्मॉल नंबर रेशियो आएगा। ठीक है, चलिए पहले यहाँ तक क्लियर समझते हैं, उसके बाद ये अगली लाइन हम क्लियर करेंगे। मैंने दो एलिमेंट ले लिए, एक ले लिया मैंने कार्बन, दूसरा ले लिया सल्फर। अब इस कार्बन और सल्फर को मैंने ऑक्सीजन यानी कि तीसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन किया है, तो हम ये देखेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर और ऑक्सीजन मिलके बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अब लॉ क्या कहता था हमारा, लॉ ये कहता था फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट का मास क्या आएगा, फिक्स रहेगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 12:32 और यहाँ पर 32:32 है। ठीक है, तो यहाँ देखें ऑक्सीजन का मास यहाँ भी है और यहाँ पर भी, दोनों जगह कैसा है, फिक्स्ड है। तो क्या कह रहा था, देन द रेशियो ऑफ मासेज इन विच दे डू सो, तो जिस रेशियो ऑफ मासेज में ये ऐसा कर रहे हैं, यानी कि जो वेरिएबल वाले जो मासेज हैं उनका जो रेशियो आएगा वो कैसा रहेगा, बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। उनका रेशियो कैसा रहेगा, उनका रेशियो रहेगा सिंपल होल नंबर रेशियो। तो देखेंगे क्या कहेगा ये, कार्बन का रेशियो क्या है, कार्बन कितना है 12 और सल्फर का कितना है 32, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये रेशियो निकल के आएगा 3:8। तो ये रेशियो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 3:8। अब आगे वाली लाइन क्या कह रही है, द रेशियो ऑफ मास इन विच दे देमसेल्फ कंबाइन, यानी कि जिस मास के रेशियो में ये आपस में कंबाइन करेंगे उस रेशियो और इस रेशियो जो हमने निकाला है, इनका जो आपस में जो रेशियो आएगा वो कैसा आएगा, वो भी सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। आगे क्लियर करते हैं इसको। कार्बन और सल्फर मिलकर हमारे पास क्या बनाएगा, ये बनाएगा कार्बन डाइसल्फाइड। रेशियो की बात करें तो ये रेशियो आएगा 12:64, यानी कि 3:16। ये रेशियो कितना आ जाएगा, 3:16। अब इन दोनों का आपस में जो रेशियो आएगा, समझे पहले इस बात को, पहले हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों का हमने रेशियो इस तरीके से लिख लिया था, और जो वेरिएबल जो रेशियो थे उनको हमने रेशियो में लिखा, जैसे कार्बन यहाँ था और सल्फर यहाँ था, तो हमने दोनों का रेशियो निकाला तो वो 3:8 रेशियो आया हमारे पास। फिर हमने कार्बन और सल्फर को आपस में कंबाइन कर दिया, फिर उसके बाद जो रेशियो निकल के आया वो निकल गया है 3:16। अब ये रेशियो और ये रेशियो आपस में कैसे आएंगे, ये आएंगे सिंपल होल नंबर रेशियो। देखेंगे 3:8/3:16, तो ये रेशियो क्या आएगा हमारे पास, ये रेशियो आ जाएगा 2:1। सॉल्व करके देखेंगे तो ये रेशियो क्या आ जाएगा 2:1, जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो आपने क्या समझा, लॉ क्या कहता था, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, दो अलग अलग एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन हो रहे हैं थर्ड एलिमेंट के साथ में, जिसका मास कैसा होगा, फिक्स्ड होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का मास हमने क्या किया था, फिक्स था। फिर इनका आपस में जो रेशियो आएगा, इनका आपस में वेरिएबल का जो रेशियो आएगा वो हमने निकाला 3:8। फिर सेपरेटली द रेशियो ऑफ मास इन विच दे देमसेल्फ कंबाइन, और देमसेल्फ यानी कि अपने आप में जिस रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं उसका और इस रेशियो का जो रेशियो आएगा वो कैसा आएगा, वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। हमने दो अलग अलग एलिमेंट ले लिए। पहला एलिमेंट लिया हमने सल्फर, दूसरा एलिमेंट लिया हमने ऑक्सीजन, और एक थर्ड एलिमेंट के साथ में हमने कंबाइन कर लिया, वो है हमारे पास हाइड्रोजन।
अब सल्फर और हाइड्रोजन मिलकर हमने जो कंपाउंड बना दिया वो था H2S, और इन दोनों को मिला के जो हमने बना दिया वो है H2। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या है, इनका मास कैसा है, फिक्स्ड है। इनका मास कैसा है, इनका मास है फिक्स्ड। इनका जो रेशियो देखेंगे 2:32, यहाँ पर क्या है 2:16। रेशियो कैसा है 2:32, और यहाँ कितना है 2:16 रेशियो है। अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का मास यहाँ फिक्स्ड है, तो जो वेरिएबल वाला है उनका हम आपस में रेशियो ले लेंगे। तो रेशियो कितना आएगा 32:16, यानी कि ये रेशियो आ गया आपके पास 2:1 रेशियो आ गया। अब आपस में जो ये जो अलग अलग एलिमेंट थे आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड। रेशियो इनका 32:32 यानी कि 1:1 आएगा। तो आपस में इनका जो है इसका और इस रेशियो का आपस में इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो कैसा रेशियो आएगा, वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। तो हम चेक करेंगे 2:1 और 1:1। तो इनका जो रेशियो आया हमारे पास वो क्या आया, वो रेशियो आया 2:1। तो इस तरीके से हमारा हुआ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। चलिए नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारे पास क्या, उसका नाम है गे-लुजैक्स लॉ। गे-लुजैक्स लॉ, ये लॉ क्या कह रहा है, सबसे बड़ी बात इस लॉ की ये है कि ये लॉ केवल और केवल गैसेस पर ही एप्लीकेबल होगा। तो मैं यहां पर डाल देता हूं एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस। ये लॉ केवल जो है गैसेस पर ही जो है वो वैलिड है। क्या कहता है ये लॉ, ये लॉ कहता है कि व्हेन गैसेस रिएक्ट, जब गैसेस जो है रिएक्ट करती है, दे डू सो इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में रिएक्ट करेगी, which a simple whole number ratio to one another and to the volume of product formed if gases। चलिए आइए इस लॉ को समझते हैं। इस लॉ को समझने के लिए जो है एक एग्जाम्पल ले लूँगा मैं। एग्जाम्पल है, सपोज कीजिए मेरे पास हाइड्रोजन गैस है और इस हाइड्रोजन गैस को मैंने क्लोरीन गैस के साथ में कंबाइन कर दिया, तो हमें जो है हाइड्रोक्लोरिक गैस मिली। ठीक है, तो इसको समझेंगे, आपस में रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ये हो जाएगा आपके पास 2HCl, ये हो जाएगा 2Cl2। रिएक्शन बैलेंस कर लिए हमने। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 1 वॉल्यूम अगर हाइड्रोजन गैस होगी, यहाँ पर क्या होगी 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस होगी हमारे पास। ठीक है, रिएक्शन इसको जो है बैलेंस यहाँ ना करके यहाँ पर Cl2 लिख दीजिए आप। यहाँ क्या लिख दिए Cl2, क्योंकि ये क्लोरीन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगी आपको। तो 1 वॉल्यूम अगर मैं हाइड्रोजन गैस का लूँगा और 1 वॉल्यूम अगर मैं क्लोरीन गैस का लूँगा, तो क्या कितना वॉल्यूम मुझे हाइड्रोक्लोरिक गैस का मिलेगा, मुझे मिलेगा 2 वॉल्यूम मिलेगा किसका, हाइड्रोक्लोरिक गैस का। यही हमारा लॉ कहता है। क्या कह रहा है, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम, जब गैसेस रिएक्ट करेंगी वो रिएक्ट करेंगी किसमें, वॉल्यूम में। विच अ सिंपल होल नंबर रेशियो, कैसा रहेगा, वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा टू वन अनदर, आपस में कैसा होगा, उनका एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, एंड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इफ गैसेस, और एंड टू द वॉल्यूम, और वॉल्यूम के साथ भी कैसा होगा, अगर प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रहा है, वो गैस है, तो उसका ही वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वो कैसा आएगा, वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। एग्जाम्पल है व्हेन 100 ml of methane, when 100 ml of methane burns, it produces CO2
and H2O. Find volume of O2 required and CO2 produce. क्वेश्चन हमारे पास कि when 100 ml of methane burns, हमने क्या किया, 100 ml मीथेन बर्न की, ध्यान देंगे, मीथेन यानी कि CH4, इसको बर्न करेंगे यानी कि ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा CO2 और H2O और हीट निकलेगी, ठीक है। और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 100 ml, यानी कि इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, 100 ml दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड एंड CO2 प्रोड्यूस, कितना O2 होगा और कितना CO2। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं CO2 भी गैस है, O2 भी गैस है और ये भी मीथेन भी गैस है। वाटर क्या है, ये लिक्विड है, वाटर क्या है, लिक्विड है। तो हम यहाँ पर वाटर कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये लॉ केवल और केवल गैसेस पर ही वैलिड है। तो हमें निकालना है कि ऑक्सीजन कितनी चाहिए होगी हमें और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस होगी। तो मैं देख रहा हूँ कि एक वॉल्यूम से, जब मीथेन थी तो हमारे पास एक वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए था, तो एक वॉल्यूम ही हमारे पास क्या बन रहा था, ये हमारे पास बन रहा था कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर रिएक्शन बैलेंसिंग की बात करूँ तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, यहाँ पर 2 ही ऑक्सीजन है, तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर लगा देंगे 2, यहाँ भी लगा देंगे 2, तो ऑक्सीजन हो गया हमारे पास 4। तो हम देखेंगे क्या कि मीथेन जब एक वॉल्यूम था तो ऑक्सीजन हमें चाहिए थी 2 वॉल्यूम और 1 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था उससे। तो यहाँ पर क्या है, 100 ml है, 100 ml वॉल्यूम है इसका, तो यहाँ पर इसका ठीक दुगना क्या चाहिए होगा, हमें ऑक्सीजन चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी हमें, 200 ml क्या चाहिए होगी हमें, ऑक्सीजन चाहिए होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, वो 1 वॉल्यूम में बनेगा इसकी कंपैरिजन में, तो ये भी कितना बनेगा, 100 ml। तो इस तरीके से देख लिया हमने, हमें मीथेन कितनी चाहिए 100 ml, ऑक्सीजन कितना चाहिए 200 ml और कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा आपके पास 100 ml बनेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट लॉ की तरफ, जो कि है अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। बहुत ही सिंपल सा है ये, अवोगाड्रो हाइपोथेसिस सबसे सिंपल यही है आपका। ये क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, जितनी भी गैसेस हैं अगर वो जो है इक्वल वॉल्यूम में अगर ली जाएं, देन दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या लेंगी, अगर जितनी भी गैसेज हमारे पास उन सबका वॉल्यूम कैसा रखा जाए, इक्वल रखा जाए, तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी संख्या भी कैसी होगी, बराबर ही होगी। यही बताता है हमें को एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, यानी कि अगर गैसेज जो है बराबर वॉल्यूम में लिया जाए तो उनके अंदर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या भी क्या होगी, बराबर ही होगी। आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना चैनल गौरी क्लासेस। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।